कौन सा है? जेजुनियम, जेजुनम, ईलियम। इलियम, इलियम सबसे लार्जेस्ट, जो सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लॉन्ग पार्ट जो है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो है वो इलियम है। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताओ कि माल्टेज जो है, माल्टेज जो है वो पेनक्रियास की सिक्रीशन है या इंटेस्टाइनल सिक्रीशन है? माल्टेज एंजाइम कौन सी है? इंटेस्टाइनल सिक्रीशन है। अच्छा, इंटेस्टाइनल सिक्रीशन है, सही बात है। अब आप मुझे एक और बात बताओ कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का वो कौन सा पार्ट है जो बाइल और पेनक्रियाटिक जूस रिसीव करता है? क्या? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो है वो पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस जो है वो रिसीव करता है। क्या पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस का रिसीव करने के लिए ड्यूडेनम में दो डक्ट होती हैं या एक डक्ट होती है? यानी टू डक्ट्स के जरिए, सिंगल डक्ट, कॉमन डक्ट, सिंगल कॉमन डक्ट के जरिए जो है वो आता है। अच्छा, इसके बाद बताएं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसमें जब फूड आता है तो वो फूड होता है काइम, और उसके बाद जब डाइजेशन हो जाती है फूड पेस्ट की शक्ल में होता है, और जब उसकी फूड की कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है तो वो फूड जो है वो एक जूस में कन्वर्ट होता है। उस जूस का नाम क्या है? उस जूस को हम क्या कहते हैं? उस जूस को हम कहते हैं, हाँ जी, उस जूस को हम कहते हैं काइल। अब उस काइल के अंदर जो काइल होता है, अब अगर पूछा जाए जो जूस होता है काइल, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? अब देखो, जूस जो होता है, जो काइल होता है, उसमें ग्लूकोज भी होता है, और ग्लूकोज किसकी डाइजेशन से आता है? ग्लूकोज किसकी डाइजेशन से आया हुआ होगा? किसकी? माल्टोज की डाइजेशन से। आप कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन से, स्टार्च की डाइजेशन से, ग्लाइकोजन या माल्टोज, बात सही है। अमीनो एसिड किसकी डाइजेशन से आया होगा? प्रोटीन की डाइजेशन से आया होगा। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल किसकी डाइजेशन से आए होंगे? लिपिड्स की डाइजेशन से आ गए होंगे। इस तरह से कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन से फ्रक्टोज भी आया होगा, और गैलेक्टोज भी जो है वो। अब ये सारा का सारा हमारा डाइजेस्टेड फूड है। अब इस डाइजेस्टेड फूड ने कहाँ जाना है? इस डाइजेस्टेड फूड ने आपके ब्लड में जाना है। इसने अब क्या होना है? इसने एब्जॉर्ब होना है, और इसके बाद होलोजोइक न्यूट्रिशन का एक और स्टेप स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन हो गई, और अब क्या होगा? अब होगा एब्जॉर्प्शन। अब हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो कौन सी चीज होती है जो जिसके जरिए एब्जॉर्प्शन होती है, या स्मॉल इंटेस्टाइन के वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं जो एब्जॉर्प्शन को बेहतर बना देते हैं। अब सबसे पहले तो देखो, अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है तो सबसे पहले बात याद रखो, स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे फोल्ड होती है। इससे क्या होती है? यूं ये इस पर फोल्डिंग होती है, और फोल्डिंग की वजह क्या होती है? फोल्डिंग की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। देखो, अक्सर आप जब भी कहते हो किसी चीज की जब भी फोल्डिंग होती है तो उससे क्या बढ़ जाता है? उससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब सरफेस एरिया जो बढ़ जाता है, तो ये सरफेस एरिया किस तरीके से बढ़ जाता है? मतलब क्या है? जैसे एक बॉक्स है, एक बक्स है, संदूक कह लें आप, बॉक्स कह लें। उस बॉक्स के अंदर जब आप ऐसे कपड़े भर दो तो उसमें इतने कपड़े नहीं आएंगे। जब कपड़ों को आप फोल्ड करके रखोगे, तो आप कपड़ों को जब फोल्ड करके रखोगे तो उस बक्स का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, मतलब उसके अंदर ज्यादा कपड़े आएंगे जब कपड़ों को फोल्ड करके रखोगे। तो इसी तरीके से इंटेस्टाइन जब फोल्ड होती है तो उसका सरफेस एरिया देखें, ऐसे फोल्ड होके कितना सरफेस एरिया इसका बढ़ गया, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अच्छा, ये खुद तो फोल्ड होती है, लेकिन इसकी फोल्डिंग के ऊपर भी छोटे छोटे इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस लगी हुई होती हैं। इन फोल्ड्स के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस लगी होती हैं, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम कहते हैं विलाय। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं? विलाय। और आपने याद रखना है कि असल जो एब्जॉर्प्शन होती है इनकी, ग्लूकोज जो ब्लड में जाएगा वो इस वेलाई के जरिए जाएगा, अमाइनो एसिड भी इन वेलाई के जरिए एब्जॉर्ब होगा, फैटी एसिड, ये सब। तो इसका मतलब जो मेन एब्जॉर्प्शन का जो काम कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? वो कर रहे हैं ये वेलाई। अब मैंने क्या करना है, पूरी की पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन को ड्रा नहीं करूंगा यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर सिर्फ एक विलाय को ड्रा करके आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से फूड इसके अंदर एब्जॉर्ब होता है। अब आपकी बुक में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है।
जेजुनम पासेज इनटू द इलियम। जेजुनम किस में ओपन होता है? इलियम में ओपन होता है। इलियम क्या है? स्मॉल इंटेस्टिन का सबसे लार्ज और सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, विच इज 3.6 मीटर लॉन्ग। इट रिसीव मच डाइल्यूटेड फूड काइल। इसमें बहुत डायलेटेड फूड यानी जूस की फॉर्म में फूड आता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम काइल कहते हैं। कंटेनिंग डाइजेस्टेड फूड। काइल के अंदर कैसा फूड होता है? डाइजेस्टेड फूड होता है। आपको पता है काइम के अंदर टोटली डाइजेस्टेड फूड नहीं होगा, बोलस में भी टोटली डाइजेस्टेड फूड नहीं होता, लेकिन काइन में कैसा फूड होता है? इसके अंदर डाइजेस्टेड फूड होता है इन ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म। और वो ट्रू सॉल्यूशन होता है, उसमें सब चीजें बिल्कुल ट्रूली डिसॉल्व होती हैं, वो कोलाइड नहीं होता है। आपको पता होगा ना साइटोप्लाज्म में कोलाइडल सॉल्यूशन है, लेकिन काइल क्या है? काइल एक ट्रू सॉल्यूशन है। अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि काइल कोलाइडल सॉल्यूशन है या किस तरह, या ट्रू सॉल्यूशन है, तो ये ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म में होता है। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन सर्कुलर फोल्ड्स विद फिंगर लाइक माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। अब कहता है कि स्मॉल इंटेस्टिन की जो क्या कहना चाहिए कि कह रहा है कि स्मॉल कंटेन सर्कुलर फोल्ड। ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे सर्कुलर क्या है? फोल्ड है। ये मैंने फोल्ड बना दिया ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे सर्कुलर क्या होते हैं? फोल्ड होते हैं। और उन फोल्ड के ऊपर माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस होती हैं, यानी ये देखो इन फोल्ड्स के ऊपर माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस हैं, फिंगर लाइक जो है वो। इंटेस्टाइन कंटेन सर्कुलर फोल्ड विद फिंगर लाइक माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन। इन पे फिंगर लाइक माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन होती है, रेड कलर से इन माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन को शो कर रहा हूँ। ऐसी फिंगर लाइक माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन होती हैं। और इन फिंगर लाइक माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं वेलाई, whose wall is richly supplied with blood capillaries। अब देखो मैं यहाँ पर एक वेलाई बनाता हूँ। अभी मैं पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पर चले मैंने एक वेलाई बना लिया पूरा, ये लेंगे एक वेलाई बना। अब इस वेलाई में देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले तो इस वेलाई के ऊपर जो सेल की एक लेयर होगी, ये देखो ये वेलाई के ऊपर जो ये सेल की लेयर है, इस सेल की लेयर को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एपिथेलियल लेयर। ये क्या है? ये है एपिथेलियल लेयर। सेल्स की जो लेयर है ना, कवरिंग जो होती है, इसको हम क्या कह रहे हैं? वेलाई की कवरिंग को हम कह रहे हैं एपिथेलियल लेयर ऑफ सेल। सबसे बाहर जो है वो एपिथेलियल सेल की जो है वो लेयर है। इसके अलावा इस एपिथेलियल के ऊपर भी, इसमें भी छोटी छोटी प्रोजेक्शंस निकल रही होती है, यानी इस एपिथेलियल लेयर पर भी छोटी छोटी ऐसी प्रोजेक्शंस निकल रही होती हैं। वेलाई तो खुद प्रोजेक्शन है, लेकिन इस पे भी छोटे छोटे ऐसे उभार निकल रहे होते हैं। इसको कहते हैं माइक्रोवेलाई। इनको हम क्या कहते हैं? माइक्रोवेलाई। फिर क्या होता है? इस वेलाई के अंदर ब्लड की कैपिलरीज होती हैं। ये देखें, ये वेलाई के अंदर ये ब्लड कैपिलरीज, ये आ रहा है, ये आर्टरी से ब्लड आ रहा है। कुछ ब्लड कैपिलरीज ऐसे आर्टरीज की तरफ से हैं और कुछ क्या है? ये वेन के। तो ये क्या है? ये ब्लड की इसके अंदर जो है वो क्या होती हैं? ये कैपिलरीज होती हैं। ब्लड कैपिलरीज के अलावा देखें, अब यहाँ तक बात हो गई थी ना आपकी बुक वाली के इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, जिसको क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। मैंने विलाई की पूरी स्ट्रक्चर के विलाई के पार्ट भी आपको बता दिए कि इस विलाई के अंदर क्या होती है। विलाई कंटेन रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। विलाई के अंदर बहुत रिचली जो है वो क्या, बहुत ज्यादा ब्लड कैपिलरीज होती हैं, रेड और ब्लू कलर की। फॉर एग्जांपल ये क्या है? ये ब्लड कैपिलरीज हैं। एंड अ लिम्फ वेसल कॉल्ड लेक्टिल। और इसके सेंटर में, ये बीच में एक लिम्फ वेसल होती है। अब मैं आपको लिम्फेटिक सिस्टम बताऊंगा, लेकिन अभी इतना समझ लो कि एक लिम्फ की वेसल होती है, क्योंकि जैसे हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं, ऐसे लिम्फेटिक वेसल्स भी होती हैं। इसको मैं येलो कर देता हूँ, ये येलो कलर की होती नहीं है, लेकिन मैं इसको आपको समझाने के लिए इसको येलो कलर दे रहा हूँ। ये बीच में जो येलो कलर का मैंने एरिया बनाया है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लेक्टिल। असल में इसको हम लेक्टिल इस वजह से कहते हैं कि इसका कलर व्हाइट होता है। लेक्टिल क्योंकि क्योंकि लैक्टोज होता है ना, लैक्टोज मिल्क का, दूध का कलर भी व्हाइट होता है। जैसे लैक्टोज बेसिकली दूध के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका भी कलर व्हाइट होता है। तो इसको हम कहते हैं लेक्टिल, क्योंकि इसमें जो लिक्विड भरा होता है उसका कलर व्हाइट होता है। तो अब आप देखें, हमने बात कर ली किसकी? स्ट्रक्चर की बात। अभी तो एब्जॉर्प्शन की बात बाद में करूंगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इंटेस्टाइन के अंदर क्या होते हैं? ऐसे फोल्ड होते हैं, सर्कुलर फोल्ड होते हैं।
और उन फोल्ड्स के ऊपर क्या होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको ये मैंने बना दिया, जिसको हम वेलाई कहते हैं। वेलाई की अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये सबसे पहले तो याद रखें ये माइक्रोस्कोपिक होती हैं, आपको माइक्रोस्कोप से नजर आएंगी। और ये इसके अंदर सबसे पहले आउटर जो सेल की लेयर होती है इसको एपिथेलियल लेयर कहते हैं। एपिथेलियल लेयर के ऊपर भी छोटी छोटी प्रोजेक्शन होती है जिनको माइक्रोवेलाई कहते हैं, यानी वेलाई से भी छोटी वेलाई ऊपर लगी होती हैं। फिर इसके अंदर ये ब्लड कैपिलरीज होती हैं और क्या होता है, ये लेक्टिल होता है। अब क्या होगा, अब जाना है इन्होंने ग्लूकोज ने, आपको पता है ना कि इसके अंदर ब्लड के अंदर जाना है, किसने, ग्लूकोज ने जाना है ब्लड के अंदर, फ्रक्टोज ने जाना है, गैलेक्टोज ने जाना है, अमाइनो एसिड ने जाना है। अब क्या होता है कि ग्लूकोज तो डायरेक्ट चली जाती है किसमें, एपिथेलियल सेल में जाएगी और ये डायरेक्ट ब्लड में चली जाएगी। फ्रक्टोज भी पहले माइक्रोवेलाई में जाएगी, फिर एपिथेलियल सेल में जाएगी और फिर डायरेक्ट किसमें चली जाएगी, ब्लड में। इसी तरह गैलेक्टोज भी पहले माइक्रोवेलाई में जाएगी, फिर एपिथेलियल सेल में जाएगी और डायरेक्ट चली जाएगी किसमें, ब्लड में। अमाइनो एसिड भी पहले माइक्रोवेलाई में जाएंगे, फिर एपिथेलियल सेल में जाएंगे और आराम से किसमें चले जाएंगे, ये ब्लड में चले जाएंगे। मतलब ये तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं और इनको ब्लड में जाने में कोई ज्यादा इतनी दिक्कत नहीं होती है, आराम से जो है वो क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। अच्छा अब देखें, आपकी बुक की बात बता रहा हूँ। लेक्टिल हो गया, लेक्टिल बता दिया था, और लेक्टिल एंड कंटेन स्मूथ मसल्स, और कहता है कि इसके अंदर क्या कहना चाहिए, जो आपकी माइक्रो वेलाए हैं इनके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं, यानी सुकड़ते और फैल जो है वो सकते हैं। They are able to contract and relax constantly through thus bringing themselves into contact with the food and small intestine, यानी मुसल से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहते हैं ताकि फूड के जो है वो कंटेक्ट में आ सकें। दिस इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया। एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया को जब आप देखें, इंटेस्टाइन जो है वो फोल्ड होती है, उसके बाद फिर फोल्डिंग के बाद उसके ऊपर फिर मजीद माइक्रोवेलाई लगे हुए होते हैं। तो जितनी ज्यादा फोल्ड होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, एब्जॉर्प्शन होती है, क्योंकि एरिया बढ़ जाता है ना फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए। अच्छा उसके बाद कहता है मोनोसेक्राइड एंड अमाइनो एसिड आर एब्जॉर्ब, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द मोनोसेक्राइड एंड अमाइनो एसिड आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड कैपिलरीज आइदर बाय डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखो ये जो गए ना, ये सारे के सारे अंदर जो गए ये सब, अब एक बात याद रखो, इन सब की जो ट्रांसपोर्ट होगी, यानी यहां से जो ये इसके अंदर जाएंगे, ये कौन से प्रोसेस के जरिए जाएंगे, या तो डिफ्यूजन के जरिए जाएंगे, आपको पता है ना इन तीनों को मोनोसेक्राइड कहेंगे, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये कार्बोहाइड्रेट के कौन सी क्लास से ताल्लुक रखते हैं, मोनोसेक्राइड से। तो ये मोनोसेक्राइड और ये अमाइनो एसिड, कहता है या तो ये सिंपल डिफ्यूजन के जरिए अंदर जाएंगे, जो ट्रांसपोर्ट होगी तो उसमें कैसे जाएंगे, या तो सिंपल डिफ्यूजन के जरिए जाएंगे, या फिर क्या होगा, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जाएंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, एनर्जी यूज करके। तो इनका डिफ्यूजन का तरीका बता दिया है, तो सिंपली या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए या डिफ्यूजन के जरिए जो है वो एब्जॉर्ब होंगे। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो मोनोसेक्राइड और अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड कैपिलरीज में, या ये जो आपकी एपिथेलियल सेल हैं इनके अंदर, इनको जो है वो कौन सी ट्रांसपोर्ट के जरिए जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं, तो आप बताएंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को आप पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हो और कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दोनों एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो फूड को एब्जॉर्ब करने में, यानी अमाइनो एसिड मतलब ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज अमाइनो एसिड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। ये तो बात हो गई, ये तो ब्लड में चले गए। अब ये ब्लड में जाते हैं तो फिर क्या होता है, यहाँ से जाते हैं ये जो वेन होती है, ये वेन मिलकर जो है यहाँ पर क्या बना, ये कैपिलरीज मिलकर जो है वो क्या बना लेती है, हेपेटिक पोर्टल वेन। यहाँ पर क्या बन जाती है, यहाँ पर बन जाती है एक हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन इस ग्लूकोज को और इन अमाइनो एसिड को लेके चली जाती है लिवर में। हेपेटिक पोर्टल वेन ग्लूकोज और अमाइनो एसिड को कहाँ लेके चली जाती है, लिवर में। जितनी बॉडी को जरूरत होती है ग्लूकोज की या अमाइनो एसिड की, बॉडी लिवर बॉडी को दे देता है। बाकी जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, लिवर के अंदर स्टोर हो जाता है और अमाइनो एसिड को रिसाइकिल कर देता है। ये तो आपने पहले पढ़ा हुआ है ना, जब ये वो सेकेंड ईयर की बुक में पढ़ा था। यहाँ तक बात क्लियर है। अभी आपको मुझे क्योंकि बताना है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कैसे एब्जॉर्ब होते हैं।
यहां तक बात क्लियर है स्टूडेंट? यस सर। यस सर। अब देखो एब्जॉर्प्शन, अब जो आपने देखना है एब्जॉर्प्शन, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये साइज में थोड़े बड़े होते हैं, ये डायरेक्ट इन ब्लड कैपिलरीज में जा नहीं सकते, ब्लड कैपिलरीज का साइज छोटा है और ये डायरेक्ट ब्लड कैपिलरीज में नहीं जाते। अब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का क्या होता है? अब ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल पहले जाते हैं किसके? एपिथेलियल सेल के अंदर। पहले किस में चले जाते हैं? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल एपिथेलियल सेल जो होते हैं उसके अंदर जो है वो चले जाते हैं। एपिथेलियल सेल के अंदर जो है वो अमाइनो, ये सब मैंने आपको कहा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन के जरिए अमाइनो एसिड और ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज एब्जॉर्ब हो जाएंगे, व्हाइल द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंटर द एपिथेलियल सेल ऑफ वेलाई। अब आपकी बुक ही का पॉइंट पढ़ रहा हूँ कि फैटी एसिड, ये फैटी एसिड कलर दे देता हूँ इन्हें, ये रेड कलर का फैटी एसिड है और ये से फॉर एग्जांपल ब्लू कलर का जो है ये क्या है? ये ग्लिसरॉल है। अब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है वो कहता है कि किसके अंदर दाखिल हो जाते हैं? वो दाखिल होते हैं पहले एपिथेलियल सेल्स ऑफ वेलाई। ये देखो इनको मैं एपिथेलियल सेल ऑफ वेलाई में दाखिल हो गए, यहाँ से हटे और ये कहाँ दाखिल हो गए? ये एंटर हो गए किसमें? एपिथेलियल सेल में। ये फैटी एसिड भी एपिथेलियल सेल में आ गया और ये ग्लिसरॉल भी देखो कहाँ पर आ गया? ये एपिथेलियल सेल में। फिर जब ये एपिथेलियल सेल में आ जाते हैं, here they are converted into simple fat, यहाँ पर ये दोनों मिल जाते हैं और मिलकर सिंपल फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं और उस सिंपल फैट को हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ट्राइग्लिसराइड। दोनों मिल गए और मिलकर क्या बना लिया? ट्राइग्लिसराइड, which then enter in the lactil। और उसके बाद क्या होगा? ये जो ट्राइग्लिसराइड बन गया ये किस में दाखिल हो जाएगा? ये दाखिल हो जाएगा किसके अंदर? यहाँ से निकलकर अब ये यहाँ से होता हुआ ये किस में दाखिल हो जाएगा? ये दाखिल हो जाएगा लैक्टिल में। ये देखें ये फैटी एसिड और ये ग्लिसरॉल जिन्होंने मिलकर ट्राइग्लिसराइड बना दिया था, अब ये किस में दाखिल हुए? ये दाखिल हो गए किसमें? लैक्टिल में। डायरेक्ट, इनकी डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही ब्लड में। पहले ये कहाँ जा रहे हैं? ये पहले जा रहे हैं किसके अंदर? ये जा रहे हैं लैक्टिल में। एंड देन पास इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और उसके बाद फिर लैक्टिल से होते हुए, यहाँ से लैक्टिल से होते हुए जाएंगे आगे। आगे फिर जब ये लैक्टिल है, ये लैक्टिल भी ऐसे आगे अपने दूसरे लिम्फेटिक वेसल्स के साथ चलते हुए ऐसे लैक्टिल के जरिए मूव करते हुए जाएंगे और फिर ये लैक्टिल हमारी एक, ये लैक्टिल जो है ये लिम्फेटिक वेसल फिर इसको बाद में कहाँ डाल देगी? एक हमारी बड़ी वैन में, जो हमारी क्लेविकल की तरफ एक वैन होती है उसके अंदर इसको जो है वो ब्लड ही के अंदर डालेगा, लेकिन वहां पर ऐसे चलता हुआ ये यहाँ से मूव करता हुआ जाएगा लैक्टिल के जरिए और आखिर के अंदर फिर ये दोबारा ब्लड ही में चला जाएगा। लेकिन अब देखें ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये भी गए हैं ब्लड के अंदर ही, लेकिन डायरेक्ट नहीं गए, पहले लैक्टिल में गए क्योंकि ये ब्लड कैपिलरीज बहुत छोटी थिन थी, बारीक थी, तो इनमें वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल डायरेक्ट नहीं जा सकते थे। पहले किस में चले गए? पहले लैक्टिल में चले गए और फिर लैक्टिल ने जो है वो इसको क्या किया? लिम्फेटिक वेसल ने इसको बड़ी जो है वो क्या कहना चाहिए हमारे ब्लड की एक वेन थी जिसके अंदर इसको डायरेक्ट डाल दिया। यहाँ पर ये थोड़ी बड़े साइज की थी तो आराम से यहाँ पर ये क्या हुआ? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आराम से यहाँ पर जो है वो चले गए। अब आप को एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इस टॉपिक को कवर करना चाहूँ तो यहाँ पर आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कि एब्जॉर्प्शन जो होती है, एब्जॉर्प्शन जो होती है हमारे फूड की, तो क्या कहते हैं हमारी इंटेस्टाइन पर वो कौन सी चीज होती है? वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनसे के जरिए फूड एब्जॉर्ब होता है। उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का काम क्या है? तो आप कहेंगे ये होती हैं माइक्रोवेलाई। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए माइक्रोवेलाई प्लांट्स के किस पार्ट से रिजेंबल करती हैं? माइक्रोवेलाई को आप प्लांट्स के किस पार्ट के जो है वो एनालोगस को होगे? एनालोगस मतलब प्लांट्स के किस पार्ट का? अच्छा आप बता दो चलो, प्लांट के किस पार्ट के एनालोगस को होगे माइक्रोवेलाई को? यानी एनालोगस का मतलब होता है उसी जैसा काम करने वाला। प्लांट्स का कौन सा पार्ट होता है? रूट्स। हाँ रूट। रूट तो इंटेस्टाइन की है और रूट के ऊपर एक छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ऐसे होती है ना रूट हेयर। हाँ रूट हेयर के
ऐसे रूट के ऊपर रूट हेयर निकल रहे होते हैं ना, सेम वो भी सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं ऐसे, और रूट हेयर से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। सेम ये भी माइक्रोवेलाई को भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि ये जो सॉरी वेलाई जो है या माइक्रोवेलाई जो भी कह लें कि ये रूट के प्लांट्स के कौन से पार्ट से जो है एनालोगस हैं, तो ये रूट हेयर के तरह से काम कर रहे हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि ग्लूकोज, फैटी एसिड, गैलेक्टोज, सॉरी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज दे दें और साथ में एक फैटी एसिड दे दें, इसमें से पूछें कि वो इसमें से कौन सा जो मॉलिक्यूल है या कौन सा ऐसा डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंस है जो डायरेक्ट ब्लड कैपिलरीज में नहीं जाता, कौन सा नहीं? फैटी एसिड। और बाकी सारे के सारे डायरेक्ट उसमें चले जाते हैं। तो इस तरह से कुछ चीजें आप इसकी याद रखें। आगे जो है या पूछा जाए कि लैक्टिल के अंदर कौन सा जो है वो क्या चीज जाती है, फैटी एसिड जाता है, ग्लूस्ट्रोल जाता है या ट्राइग्लिसराइड जाता है, बताओ। ट्राइग्लिसराइड जो है वो जाएगा इसके अंदर। अब एक तो आगे बात कह रहा है द ब्लड कैपिलरीज कन्वर्ज टू फॉर्म अ हेपेटिक पोर्टल वेन। मैंने आपको कहा था ना ये खून की नालियां मिल जाती हैं, यहाँ से जो ब्लड कैपिलरीज हैं ये मिल जाएंगी और मिलकर क्या बना लेंगी, मिलकर बना लेंगी हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन कहाँ जाएगी, ये एब्जॉर्ब फूड को जो है वो लिवर के पास भेज देगी, लिवर इसमें से कुछ फूड को अपने पास स्टोर करेगा और बाकी जो है वो बॉडी को ट्रांसपोर्ट कर देगा। अच्छा, अब एक ये बात भी याद रखें, ये पोर्टल वेन क्या होती है। पोर्टल एक ऐसी ब्लड वेसल जो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन की तरफ जा रही हो, उसको हम पोर्टल, उसके साथ हम पोर्टल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ये जो पोर्टल का लफ्ज होता है ना, हेपेटिक पोर्टल वेन, पोर्टल का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई वेन या जो या ऐसी क्या आर्टरी जो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन की तरफ जाए। तो ये भी हेपेटिक पोर्टल वेन कहाँ जा रही होती है, इंटेस्टाइन एक ऑर्गन से लिवर की तरफ जा रही होती है, तो इसको हम हेपेटिक पोर्टल वेन कहते हैं। आपने हेपेटिक पोर्टल वेन का फंक्शन भी याद रखना है कि हेपेटिक पोर्टल वेन डाइजेस्टेड जो फूड होता है, उस जो ब्लड एब्जॉर्ब करता है उसको किसकी तरफ लेके जाती है, इंटेस्टाइन से जो है वो लिवर की तरफ लेके जाती है। हो गया कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो हमारे पास होती है, सबसे पहले हमने इंजेशन पढ़ ली, हमारे पास इंजेशन कैसे होती है, फिर हमने पढ़ लिया डाइजेशन कैसे होती है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होती है। एसिमिलेशन का मतलब क्या है, ये ग्लूकोज आपकी बॉडी को जाकर एनर्जी देगी, और इसके अलावा अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाने में काम आएंगे, फैटी एसिड भी आपकी बॉडी को फैट या दूसरे फंक्शन करेगा। अब आपकी बॉडी में जाकर जब ये डाइजेस्टेड फूड जब जाकर जो काम करेगा, उसके काम करने को या बॉडी इसको जब यूटिलाइज करेगी, उसको हम कहेंगे एसिमिलेशन। उसके बाद होलोजोइक न्यूट्रिशन का आखिरी पार्ट होगा इजेशन। अब इजेशन की तरफ आ जाते हैं और इस तरह से हम इस कौन से वाले पार्ट की तरफ आ जाएंगे, अब इंसान की जो ह्यूमन है उसके एलिमेंट्री कैनाल के लास्ट पार्ट की तरफ आ जाएंगे, जो कौन सा है, जो है लार्ज इंटेस्टाइन। बीच में अगर नमाज का टाइम हो तो आप मुझे बताइएगा, फिर मैं नमाज के लिए वक्फा आपको दे दूंगा, उसके बाद फिर दोबारा जो है हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। चलो भैया, एसोफेगस, जी जी सर पोर्टल आर्टरी हो सकती है इसमें, जी जी पूछें। अगर ब्लड ट्रांसफर करने वाली आर्टरी है तो उसको हम पोर्टल आर्टरी कह सकते हैं। हेपेटिक पोर्टल आर्टरियां कह सकते हैं, दोनों के लिए। कोई भी ब्लड वेसल एक से दूसरी की तरफ जा रही होगी तो उसके लिए पोर्टल का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब इधर देखें सर जी। सर जब ग्लूकोज अमाइनो एसिड वगैरह सर जब एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड के अंदर, तो सर वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन जा रहे होते हैं या हायर टू लोअर जा रहे होते हैं? ब्लड की कंसंट्रेशन क्या होती है? ब्लड की किस में, इंटेस्टाइन के अंदर बात कर रहे हो? जी सर, जब इंटेस्टाइन से हाँ, ये एब्जॉर्ब देखो होता है दोनों ब्लड। दोनों दोनों हो सकते हैं ना। कभी कभी क्या होता है कि अब मिसाल के तौर पे आप देखो ना, ये ग्लूकोज है, ये देखो ब्लड अब ये आ गया। वैसे तो आपकी बुक में ना और भी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे बतानी थी, लेकिन अब क्या है कि आपकी बुक में लिखी हुई नहीं है तो मैं आपको बताता नहीं हूँ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट दोनों ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वो जो है कि फिर आप कंफ्यूज हो गए, इतना आपको जरूरी भी नहीं है। तो मिसाल के तौर पे देखो, मैं चलो आपको सिर्फ एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के हवाले से बता देता हूँ। अभी देखो ग्लूकोज, अब मैं ग्लूकोज बताता हूँ। देखो ग्लूकोज यहाँ ज्यादा है, ये लो, ये ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो गया है। अब हाई हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा यहाँ, तो ये तो डिफ्यूजन हो रही है ना। ये क्या हो रही है, ये हाई से लो की तरफ जा रहा है, तो क्या हो, डिफ्यूजन है। लेकिन अब क्या होता है कि अंदर अंदर ग्लूकोज ज्यादा हो गया, ये लो बहुत ज्यादा ग्लूकोज।
लेकिन अभी ग्लूकोज के जो है वो थोड़े से जो है वो क्या कहना चाहिए कि ये मॉलिक्यूल जो है वो बाहर कम हो गए, अभी हो गए बाहर कम थोड़े से, सिर्फ इतने से ही रह गए ये। अब क्या होता है, अब ये लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना है, तो अब जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी लगानी पड़ेगी, और जब एनर्जी लगाकर एटीपी इस्तेमाल कर कर जब किसी चीज को धकेलते हैं, अब इसको धक्का दे के अंदर तरफ भेजना है, जब किसी चीज को धक्का लगाकर अंदर भेजते हैं तो वो कौन सी होती है, वो होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट आएगी वो कौन सी ट्रांसपोर्ट होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। एक मिनट में तुम्हें थोड़ा सा एक बार एक ट्रांसपोर्ट की एक बात, अभी ट्रांसपोर्ट पे एक थोड़ा सा इसका ट्रांसपोर्ट का थोड़ा सा बता देता हूँ अभी यहीं पर ही। देखो हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट होती है ना, क्या होती है, सेल के अंदर जब कोई चीज जाती है, अब चलो देखो ये सेल मेम्ब्रेन है, मैं यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन बना रहा हूँ। सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको पता है ना, फोस्फोलिपिड की एक लेयर होती है, ऐसे होती है, फोस्फोलिपिड की 2 लेयर होती हैं। यस सर। एक लेयर ये नीचे की तरफ है येलो, एक लेयर नीचे की तरफ हो गई, और इसके अलावा जो है वो क्या लगे हुए होते हैं, कुछ प्रोटीन भी लगे हुए होते हैं यहाँ पर, ये लो ये प्रोटीन बन गए, ये लो, तो कुछ प्रोटीन यहाँ पर भी होते हैं, हो गया ये। अब किसी चीज ने क्या होता है, ट्रांसपोर्ट अक्सर क्या होती है, अब किसी चीज ने यहाँ से, ये सेल है, मतलब ये सेल के अंदर है, ये इंट्रा सेलुलर है, ये सेल के अंदर वाला साइड है और ये सेल के आउट साइड है, बाहर। अब बाहर से किसी चीज ने अंदर जाना है, जब बाहर ने किसी चीज ने अंदर जाना है, या अंदर से किसी चीज ने बाहर जाना है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट। अब ये देखो ट्रांसपोर्ट जो है वो 2 तरह की होती है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है और एक होती है क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब कोई चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, मान लो यहाँ पर कोई चीज हाई है और यहाँ कोई चीज लो है, तो अब ये हाई से जब लो की तरफ जाएगी, सिंपल सी ऐसे चली गई है, अब इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन कोई चीज लो है बाहर और अंदर हाई है, तो अब उसको अंदर भेजने के लिए क्या लगानी होगी, थोड़ी धक्का लगाना पड़ेगा, उसको थोड़ी एनर्जी लगानी पड़ेगी, ताकत लगानी पड़ेगी उसको अंदर धकेलने के लिए, तो उसको कौन सी ट्रांसपोर्ट कहेंगे, उसको कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन याद रखो पैसिव ट्रांसपोर्ट भी 2 तरह की होती है, एक तो डिफ्यूजन, एक सिंपल डिफ्यूजन होती है, ओस्मोसिस भी डिफ्यूजन ही की एक टाइप है, ओस्मोसिस को भी यहाँ डिफ्यूजन की टाइप ही ले लो। एक होती है सिंपल डिफ्यूजन और एक होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। 2 तरह की डिफ्यूजन होती है ना, पढ़ोगे अभी आगे, एक सिंपल डिफ्यूजन होती है, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। अब देखो कोई चीज जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ गई और ये ऐसे सीधी सीधी चली गई, फैटी ये बीच में से ऐसे सीधे सीधे चली गई, ये तो सिंपल डिफ्यूजन हो गई। ये कौन सी डिफ्यूजन हो गई, ये हो गई सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हाई से लो की तरफ जाती हैं, उनको भेजने के लिए कोई एनर्जी लगानी नहीं पड़ती, लेकिन उनको अंदर लेके जाते हैं ये प्रोटीन, इन प्रोटीन के जरिए होती हुई वो अंदर जाती हैं। अब ये प्रोटीन के जरिए जब कोई चीज होती हुई अंदर की तरफ जाएगी, तो वो कौन सी डिफ्यूजन होगी, वो होगी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं। फिर एक होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो उसके लिए क्या होता है, कुछ प्रोटीन के जो है वो पंप लगे हुए होते हैं, ऐसे पंप लगे हुए होते हैं, जैसे अपने घर के अंदर पंप होता है ना, पंप पानी को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह फेंक रहा होता है, लाइट के जरिए चल रहा होता है, एनर्जी के जरिए पंप चल रहा होता है, तो ऐसे कुछ पंप लगे हुए होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। और वो पंप क्या करते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा नर्व इम्पल्स में, पोटेशियम पंप, सोडियम पंप, तो ये पंप क्या करते हैं, उस चीज को उठाकर बाहर से कहाँ फेंक रहे होते हैं, उस चीज को उठा के बाहर से अंदर फेंक रहे होते हैं, या अंदर से किसी चीज को बाहर फेंक रहे होते हैं, मतलब लो कंसंट्रेशन से फेंक रहे होते हैं हाई कंसंट्रेशन की तरफ। और इन पंप को काम करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी कौन देता है, वो एनर्जी देता है एटीपी। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी ये ट्रांसपोर्ट, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, ये यस सर। ट्रांसपोर्ट एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट की 2 टाइप हो गई, सिंपल डिफ्यूजन हो गई जिसमें कोई प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होगा, डायरेक्ट रेड ऐसे सीधे सीधे चलते हुए कोई चीज अंदर चली गई। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी हाई से लो की तरफ जा रही है, एनर्जी कोई इस्तेमाल नहीं हो रही मगर प्रोटीन इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो प्रोटीन इस्तेमाल होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोटीन पंप। वो क्या होते हैं, पंप होते हैं जो एनर्जी इस्तेमाल कर कर एक चीज को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर धकेलते हैं।
तो जो ग्लूकोज जाता है, अमाइनो एसिड जाते हैं, इनके अंदर क्या होती है, दोनों ही ट्रांसपोर्ट यूज होती हैं, सिंपल पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इवन दोनों तरह की डिफ्यूजन इस्तेमाल होती हैं, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन फैसिलिटी डिफ्यूजन भी यूज होती है। चलें अब लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ चलें, मगर मेरे ख्याल से नमाज का वक्फा कर लेते हैं, इसके बाद दोबारा स्टार्ट करते हैं। सही है ना? अभी आप नमाज पढ़ लें, उसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट करते हैं। सही है ना? सर जी जी। सर जो सेल मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर्स होते हैं सर, वो मोबाइल होते हैं, मतलब इनसाइड आउटसाइड मूव कर सकते थोड़े हैं? बहुत कुछ मूव कर सकते हैं। अच्छा तरह से। सर, सही है। थैंक यू सर। चलें सही, अभी आप नमाज पढ़ें, इसके बाद फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे। आप मैसेज कर दिएगा जी जी, स्टार्ट बस करने से पहले। 5 मिनट के बाद, आप 10 मिनट के बाद, सिर्फ 10 मिनट का वक्फा है। सही है नमाज का।